बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब की 73वीं सालगिरह है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, ज़्यादातर वो लोग जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उनके जो फ़ैन्स हैं या उनके फॉलोअर्स हैं या नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, वो इसके ऊपर सेलिब्रेशंस कर रही है। वो इमरान खान साहब को विश कर रहे हैं, उनको दुआएँ भेज रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये टॉप ट्रेंड कर रहा है और विद इन नो टाइम, यानी 1-1.5 घंटे के अंदर ये टॉप ट्रेंड बन गया पाकिस्तान में। ये बात सच है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं हो पा रही। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है सोशल मीडिया को कुचलने के बाद, काफ़ी खौफ व हरास भी फैलाया, तहरीक इंसाफ के अंदर दरारें पैदा करने की कोशिश की। इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ऊपर जाली मुकदमात बनाए गए, मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया गया। सारा कुछ करके देख लिया, इसके बावजूद इखलाक से गिरी हुई हरकतें भी की। लेकिन इमरान खान साहब की पब्लिक में, ख़ास तौर पे नौजवानों में मकबूलियत कम नहीं हो रही, बल्कि वो गुज़रते दिनों के साथ बढ़ती चली जा रही है। और उनके बेटे ने एक पैगाम दिया इमरान खान साहब के, उनके 73वें यौम पैदाइश पे। 73वें यौम पैदाइश पे हमारे वालिद आज भी एक डेथ सेल में कैद हैं। 790 दिन अपने ख़ानदान, अपने डॉक्टरों और अपने वकला के बगैर, मगर उनका हौसला आज भी कायम है। हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी हार नहीं मानेंगे। देखिए, बेटे से ज़्यादा तो बाप को कोई नहीं जानता, और इमरान खान के बेटों का ये मानना है कि हमारा बाप हार नहीं मानेगा। क्योंकि इमरान खान साहब की कभी कभी उनके बेटों से बात करवाई भी जाती है। ये बात ठीक है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग भी ये कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सारे भी साथ छोड़ गए इमरान खान का, तो वो तब भी सरेंडर नहीं करेगा और वो तब भी इस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुकेगा। वो अपने मुंह से कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब और ये दीगर लोग मुझे झुकाना चाहते हैं, लेकिन ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। मुझे डरा हुआ देखना इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान साहब ने खुद स्टेटमेंट दिया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके लिए ज़िम्मेदार आसिम मुनीर साहब होंगे। अपनी वाइफ के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि अगर साबिक खातून अव्वल को कुछ हो गया तो आसिम मुनीर साहब को वो कहते हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। और ख़वातीन को जेल में डालना वैसे है भी मायूब। इमरान खान साहब ने अपनी शानदार एक ज़िंदगी गुजारी है, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। जवानी में ही वो कौम के हीरो बन गए थे। 1971 से लेकर 1992 के वर्ल्ड कप तक उन्होंने कौम के ऊपर राज किया और वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। उसके बाद फिर उन्होंने शौकत खानम अस्पताल बनाना शुरू किया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई। फिर वो एक लोग उन्हें जानते थे एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे, फिर एक लीडर के तौर पे। फिर उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बना के एक लंबी स्ट्रगल की। 22 साल लंबी जिद्दोजहद के बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने जो टाइम गुजारा, उस टाइम में उन्होंने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कुछ इस तरीके से वहाँ पे इक़दामात किए, या उनका एक ऐसा ऑरा बन गया वहाँ पे कि अब यानी उन्होंने कुर्सी को कहीं और पहुँचा दिया। मैं सीरियसली आपको बताऊँ तो शहबाज शरीफ और इमरान खान की ना करैक्टर में और शख्सियत में बड़ा फ़र्क है। मैं कोई वजाहत की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ इमरान खान साहब का करैक्टर बहुत बड़ा है। शहबाज शरीफ साहब की लाइफ में कंप्रोमाइज़ हैं। अब वो सियासत में इसलिए आए कि उनके वालिद एक बहुत अमीर आदमी थे और उनके भाई जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। फिर उनके जर्नैलों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों के ज़रिए से इन्होंने अपने फ़ायदे भी लिए, कारोबारी फ़ायदे लिए, फिर अपनी इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया। सारा ख़ानदान सियासत करता है, तो मिलजुल के इन्होंने बड़ा एक जैसे पूरा सिस्टम लेकर चलता है, वो उसके बेनिफिशरी हैं। इमरान खान ने अकेले मेहनत की है और बड़ी स्ट्रगल की है, चाहे वो उनका अपना क्रिकेट का करियर हो या उसके बाद उनका जो एज एक फलाही कारकुन के तौर पे उन्होंने जो काम किया वो उनका वो करियर हो, या उसके बाद एक लीडर के तौर पे बड़ी लंबी इमरान खान साहब की स्ट्रगल है। परवेज़ मुशर्रफ ने उनको ऑफ़र किया था, तो उनके साथ भी इमरान खान साहब को डील नहीं बना पाए। लेकिन 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया कि ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए। हालांकि ये सब जानते हैं कि बहुत सारी सीटें इमरान खान साहब को हराई भी गई थी। सेंट्रल पंजाब में हराया गया था और कुछ जगहों पे उनको सपोर्ट भी मिल गई थी। लेकिन प्लस माइनस करें तो इमरान खान साहब को बैसाखियों वाली हुकूमत बनाकर दी गई, जिसका उनके आज तक उन्हें दुख है। उन्हें लगता है जितनी मकबूलियत थी उन्हें बैसाखियों वाली हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी और दोबारा इलेक्शंस के अंदर जाना चाहिए था, या वो हुकूमत लेने से इनकार कर देना चाहिए था। बहरहाल आज के दिन इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल पॉलिटिकल लीडर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उनका 73वां यौम पैदाइश है और वो एक डेथ सेल में बंद है
और एक छोटे से सेल के अंदर उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्हें और उनकी अहलिया को अजियत दी जा रही है। बाज़ औक़ात उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, बाहर नहीं छोड़ा जाता। बाज़ औक़ात वो शिकवा करते हैं कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। फिर वो ये बताते हैं कि वज़ू के लिए भी गंदा पानी फ़राहम किया जाता है। उन्हें उनके डॉक्टरों तक और अहले खाना तक रसाई कई कई महीने तक बंद कर दी जाती है। तो इन हालात का सामना करने के बावजूद इमरान खान साहब अपनी जगह से हिले तक नहीं है। नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची है। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही है, जो बाकायदा जो है वो मगरबी जरीदों के अंदर छपी है, और वहाँ ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब के मुशीरों ने अमेरिका को ये ऑफ़र कर दिया है कि वो आएँ और आके पसनी में एक बंदरगाह बना लें, अपना टर्मिनल कायम कर लें और वहाँ से मादनियात निकाल कर ले जाएं। देखें, ये यहाँ पे अगर अमेरिका को एक बंदरगाह या कोई टर्मिनल या कोई अपनी इंस्टॉलेशंस लगाने का मौका मिल गया, तो याद रखिएगा पाकिस्तानी यहाँ पे फड़क भी नहीं पाएंगे, ना पाकिस्तानी फोर्सेस, क्योंकि अमेरिका का ये तरीक़ाकार है। अमेरिका जहाँ पे भी जाता है वो अपनी एक टेरिटरी बनाता है, सुपर पावर है ना, तो उनके बड़े हसास गैजेट्स होते हैं। वो अपने कमांडोज़ को, अपने मरीन्स को साथ लेकर जाते हैं। वो अपनी सिक्योरिटी की एक वॉल बनाते हैं, अपना पूरा सिक्योरिटी का एक सिस्टम बनाते हैं। वो भी जानते हैं कि ये बलूचिस्तान है और यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। जब वो आएंगे तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, वो अपना एक पूरा स्ट्रक्चर तामीर करेंगे। वहाँ वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, आप उसके अंदर झांक भी नहीं पाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो औकात ही नहीं है पाकिस्तान की, ये हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को चेक कर पाए या उन्हें कहे जी हम कुछ देखना चाहते हैं या हमें बताया जाए। तो समंदर का रास्ता अगर आपने उनको दे दिया बहिरा अरब में से, तो अपने बहरी बेड़े ला सकेंगे, ले जा सकेंगे, उनके कार्गोज आएंगे वापस जाएंगे, उनके शिप्स आएंगे वापस जाएंगे। वो क्या ला रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ये इस किस्म की एक्सेस क्या पाकिस्तान को ये वारा खाती है? अगर अमेरिकन को आपने मादनियात ही देनी है तो आप गवादर की बंदरगाह से भी दे सकते हैं, यानी चाहे वहाँ चाइना का कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पे अमेरिका को वो इंडिपेंडेंस हासिल नहीं होगी जो उनको पसनी में मिल जाएगी। वो पूरा कंट्रोल उनको एक एरिया का मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, मैं मुल्क का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे सोर्स ने भी मुझे कहा कि आप मुल्क का नाम ना लीजिएगा, मुनासिब नहीं होगा। एक अरब मुल्क ने पाकिस्तान में रिफाइनरी लगाने का एक ऑफ़र किया था, और जब उनके लोग आए तो उन्होंने जो रिफाइनरी के लिए जगह पसंद की वो ईरान की सरहद के बहुत करीब थी। अब उस मुल्क के ईरान के साथ कोई ताल्लुकात भी इतने मसाली नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उसके ऊपर इनकार कर दिया था मुबैना तौर पे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पे अगर ये आप यहाँ पे अपना वो बनाएंगे सिस्टम सारा, तो इस पर ईरान क्योंकि करीब है और ताल्लुकात का ये मामला है, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो इमरान खान साहब ने उस मामले से माजरत कर ली थी। लेकिन अब अगर अमेरिका इतना करीब आ जाता है ईरान के और चाइना के, यानी चाइना जो है वो उनके बहुत बड़े इंटरेस्ट हैं गवादर की बंदरगाह में, उससे 70 नॉटिकल माइल पे समंदर के रास्ते से अगर वहाँ अमेरिका आगे बैठ जाता है तो चाइना को तशवीश तो होगी, लाजमी होगी। और इसके बाद आगे जो है वो चाबहार है और या ईरान है, तो ये एक अड्डे के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा सवाल है कि यानी यहाँ पे अगर एक बहुत बड़ा उनको एरिया मिल जाता है अमेरिका को, तो वो उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, जिस तरह मर्जी इसको तैयार करें। ये तो फिर उनकी सवाबदीद है कि वो इसमें क्या करेंगे। अब ये सवालात खड़े हो गए हैं, देखते हैं इनके जवाब क्या आते हैं। नाज़रीन, एक और चीज़ पाकिस्तान में आजकल एक चल रही है। एमन वली खान साहब ने एक्चुअली आर्मी चीफ को एक सौदागर से तशबीह दी थी, एक दुकानदार से, कि वो ब्रीफ केस के अंदर मादनियात लेके अमरीकी सदर के बाद पहुंच गए। तो वो कहते हैं ये मजाक है और ये अच्छी बात नहीं है। उन्हें जेब भी नहीं देता कि आर्मी चीफ एक मुल्क का जो है वो अपना माल बेचता फिरे। इस किस्म की बातें जो हैं वो एमन वली खान साहब ने की। अच्छा, उसके बाद एमन वली खान साहब के ऊपर नून लीग ने तनकीद की, एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ नहीं कहा, यानी DGI SPR नहीं बोले, कोई भी नहीं बोला इसके ऊपर, और रद्दमल दे भी सकते थे। देखें, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई और इस्लामाबाद में भी हुई। उन सबका ये मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मकबूल है, और दूसरी वो पॉलिटिकल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में मकबूल हो सकती है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट होगी, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को एमन वली खान साहब पे कोई एतराज़ नहीं होता। वो जितनी मर्जी सख्त बात करें, आर्मी चीफ पर करें, DG ISI पर करें या फौज के खिलाफ करें, उनके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया जाता। वजह यह है कि सिस्टम ये जानता है कि एमन वली खान हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, और एमन वली खान को जब हम चाहेंगे अपने फ़ायदे के लिए कोई तरमीम करानी, कोई और काम करना, इस्तेमाल कर सकते हैं,
26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, जो भी काम हमने डालना होगा एमएल वली खान आएगा और हमारे लिए काम करेगा। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इसकी मकबूलियत कम हो गई है, तो इसको थोड़ा मार्जिन दे दिया जाए कि ठीक है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाओ, हमारे खिलाफ जो बोलना चाहते हो बोलो, आपको इसका फायदा हो जाएगा पब्लिक के अंदर, और हमें क्या इससे हमारा जा रहा है, कुछ भी नहीं, लोग भी कह रहे हैं तो आप भी कह लें। तो ये एमएल वली खान साहब के हवाले से वहां पे जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ये राय है। देखिए, अगर वाकई एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ होती और चले इतनी सख्त बात अगर सलमान अकरम राजा कर देता, या इतनी सख्त बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा कर देता, तो उसके साथ क्या होता आप सोच सकते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा इतनी सख्त बात कर देता तो अभी तक उसका घर तोड़ दिया जाता, छापे मारे जाते, उसकी फैमिली को अगवा कर लिया जाता, यहाँ पे जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ शुरू हो जाती, बंदे गायब कर दिए जाते, या उस बंदे पे बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो जाते। लेकिन एमएल वली खान के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनकी सिक्योरिटी वापस ली गई है, जो उनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फ्राहम की गई थी, क्योंकि इनकी जान खतरे में है। देखें, ये हमें मानना पड़ेगा, एएनपी के बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं और एएनपी का दहशतगर्दों के साथ एक बड़ा पुराना पंगा चला आ रहा है, और इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के अंदर फौजी ऑपरेशंस की बहुत हमायत की है माजी में। आजकल नहीं कर रहे क्योंकि अवाम का ट्रेंड ऑपरेशंस की मुखालफत में है, तो ज़रा ऑपरेशन की मुखालफत में आ गए, लेकिन हमेशा एएनपी ने फौजी ऑपरेशनों की हमायत की है। उसकी वजह से बहुत सारे शिद्दत पसंद इनसे नाराज भी, इनके ऊपर अटैक्स भी होते हैं। देखें ना, बिलोर फैमिली के साथ क्या नहीं हुआ, जो मियाँ इफ्तिखार साहब हैं उनके साथ उनके बेटे को शहीद कर दिया गया। बड़ा जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, बड़ी तकालीफ और बड़ी दहशतगर्दी बर्दाश्त की है एएनपी ने, लेकिन आफरीन है इस जमात के ऊपर कि ये डट के खड़े रहे। अब इस मामले में एमएल वली खान की सिक्योरिटी वापस लेना, उनकी फैमिली की सिक्योरिटी वापस लेना, ये बड़ा खतरनाक कदम है। अच्छा, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापस ले ली, बल्कि पता चला कि जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है उन्होंने भी सिक्योरिटी वापस ले ली। लेकिन इस पर गंडापुर साहब ने एमएल वली खान को रब्ता करके कहा जी मैं नहीं हूं इसमें, ये आईजी को इस्लामाबाद से ऑर्डर आया वजारत दाखिला से, मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। यानी कितना बेबस वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। अगर वजीर आला की सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, या वजीर आला के जो वज़रा है उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, तो क्या तब भी वो यही कहेंगे कि मैं नहीं हूं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। देखिए, आईजी जो होता है किसी सूबे का, वो उस सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करता है और वो उसके अहकामात मानता है और उससे मुशावरत के साथ चलता है। लेकिन यहाँ पे एमएल वली खान, और अगर खुदा ना खास्ता एमएल वली खान के ऊपर अटैक होता है या इनकी फैमिली पे या कोई नुकसान होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये तो उठा के गंडापुर पे डाल देंगे। तो गंडापुर को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आपको याद होगा कि दौरे हुकूमत था, गालिबन नून लीग का ही था, और हाँ नून लीग का दौरे हुकूमत था, और शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया गया था। तो कराची में कैप्टन सफदर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पे उछल उछल के वोट को इज्जत दो के नारे लगा दिए। ये कूद के अंदर भी चले गए कब्र पे। अब उसके ऊपर जो है वो बड़ा रिएक्शन आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, और उस वक्त, और ये बुरा भी लग रहा था, अजीब गरीब हरकतें कर रहे थे। कैप्टन साहब ना ओवर हो जाते हैं, उन्होंने जाके वो हरकतें की। बाद में जनाब पुलिस को मजबूर किया, पुलिस वहाँ पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि पुलिस तो मानती है बिलावल की और मुराद अली शाह की, सिंध में उनके कंट्रोल में थी। तो पुलिस ने इनकार कर दिया और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने काम दिखा दिया। वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर वगैरह थे उन्होंने कार्रवाई डाली, आईजी को उठाया और जनाब जाके दरवाज़ा तोड़ के तो कैप्टन सफदर को उठा के ले गए। अब उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने नाको चने चबवा दिए और सारी रात उन्होंने बाजुआ को सोने नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पे ऑफिसर ने जनाब रिज़ाइन करना शुरू कर दिया, जनाब हमारी बात नहीं सुनी जा रही। ये होती है कमांड, ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है पॉलिटिकल लोगों की ग्रिप, कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित किया और उन्होंने अपनी पुलिस को कंट्रोल करके दिखाया। गंडापुर ये नहीं कर सकते। गंडापुर के हालात बहुत कमज़ोरी वाले हैं, और वैसे भी गंडापुर कमज़ोर आदमी है या किसी वजह से ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन लगातार वो चीज़ें फेस करें। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी और एएनपी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वो कहते हैं इससे माफ़ी मांगो, वो कहते हैं उससे माफ़ी मांगो, कोई कहता है नून लीग मेरे से माफ़ी मांगे, एएनपी कहती है मेरे से माफ़ी मांगे, पीपल्स पार्टी कहती है ये करो, नून लीग कहती है हम क्यों करें। वो आपस में एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या? ये सारे मावन अदाकार हैं। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में फिल्म चल रही है ना, ये फिल्म एस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ की चल रही है। मुकाबला इस वक्त इमरान खान और आसिम मुनीर साहब का एक्चुअली जो मुकाबला, सच जो बात बोले, एवं हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि इमरान खान साहब का और आसिम मुनीर साहब का मुकाबला है, सादी सादी बात है। आसिम मुनीर साहब को इसमें यह सहूलत है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, ये उनको फ़ायदा है इस बात का। इमरान खान साहब को यह है कि वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है, बेपना मकबूलियत है, वो इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल बाकी सारे लोग जो हैं वो इर्रेलिवेंट हैं।
सारी पॉलिटिकल पार्टीज मावन अदाकार है, कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। अब ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं जी हम भी यहाँ रहते हैं, हमारी भी बात करो। ना कोई नून लीग की बात करता है, ना कोई पीपल्स पार्टी की बात करता है, ना कोई एएनपी की बात करता है। और जब जब ये पीटीआई से लड़ते हैं लोग इनको गालियां देते हैं। तो इन्होंने एक नया तरीका वारदात निकाला और ये बाकायदा डिस्कस करके निकाला कि हम एक काम करते हैं, आपस में लड़ते हैं। हम आपस में लड़ेंगे तो हमारे कारकुन चार्ज हो जाएंगे, यानी एएनपी के कारकुन नून लीग के खिलाफ हम चार्ज कर देंगे, पीटीआई के खिलाफ तो नहीं हो रहे। तो नून लीग के कारकुन हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्ज कर देंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुन हम नून लीग के खिलाफ चार्ज कर देंगे, फलाने के कारकुन फलाने के। तो आपस में लड़के नूरा कुश्ती करके अपनी रेलिवेंस बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ज्यादा काबिल तवज्जो तो ये काम है नहीं। नाज़रीन, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कर्मा कैसा कि जैसी करनी वैसी भरनी, मामला सामने आ ही जाते हैं। जनरल बाजवा ने जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था तो मीडिया को, हम लोगों को, सबको बुरा भला कहा जाता था, गाली दी जाती थी कि आप लोग गलत बात कर रहे हैं। जनरल बाजवा ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन जनरल बाजवा ने जिन जिन लोगों के साथ मिलकर यह किया वो सारे लोग वक्तन फवक्तन गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। जैसा कि एमएल वली खान साहब, जैसा कि फजलुर रहमान साहब, जैसा कि मोहसिन दावड़, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और अब अली वजीर ने भी गवाही दे दी। असद तूर साहब ने उनका इंटरव्यू किया, अली वजीर साहब के साथ बड़ी ज्यादती की है, एस्टेब्लिशमेंट ने जुल्म किया है, यह जुल्म बंद होना चाहिए। तो उन्होंने यह बताया कि शहबाज शरीफ फौजी अफसरान से डील कर रहे थे और हमें यकीन दिला रहे थे कि पॉलिसी अब बदल जाएगी, तो फिर हमने इनका साथ दिया, काम तो मजीद उल्टा हो गया। ये जनाब हालात हैं कि वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जिसे कल तक कोई तस्लीम नहीं करता। देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये ज्यादा टाइम नहीं लगता होता। मुशर्रफ के दौर में वो कहते थे हम मुदाखलत नहीं करते, मुशर्रफ के फौरन बाद फौज ने कहा जी हम करते हैं, ये बड़ी ज्यादती हुई है, अब नहीं करेंगे। राहिल शरीफ के दौर में का कोई मुदाखलत नहीं है, बाद में पता चला हुई थी। जनरल बाजवा लोग कसमें खाते थे, हलफ लेते थे कि हम कोई मुदाखलत नहीं करते, हमने कोई ज्यादती नहीं की। उनके जाने के बाद सारे लोग गवाही देने ज्यादती की है। आज सारे लोग आसिम मुनीर की कसमें खाते हैं। आसिम मुनीर साहब रिटायर होंगे, देखना सारे गवाही देंगे इन्होंने बहुत सियासत की है। जनरल बाजवा के बड़े वफादारों में से एक ख्वाजा आसिफ थे और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी जनरल बाजवा ने की है। तो ये तमाम जर्नल रिटायरमेंट के बाद एक्सपोज हो जाते हैं। हमारा फर्क सिर्फ इतना है कि हम उनकी रिटायरमेंट से पहले बता रहे हैं कि ये लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं जो ज्यादती है। नाज़रीन, हमास और इसराइल के दो वफूद में मुज़ाकरात मिस्र में होंगे, ये बात तय हो गई है और मिस्री वजारत खारजा ने इस बात को ऐलान कर दिया है कि पीर और मंगल को दो वफूद आएंगे, हमास के भी और इसराइल के भी, और कैदियों का तबादला जो है वो इसके ऊपर एजेंडा होगा। लिहाजा मुज़ाकरात शुरू हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा पेश किया है और नक्शे में ये नज़र आ रहा है कि इसराइल की भारी मौजूदगी होगी गज़ा में, और उन्होंने एक लाइन के साथ इसको डिवाइड किया है गज़ा को, और ये बताया कि एक तरफ इसराइल जो है उसकी मौजूदगी रहेगी और एक बड़ा हिस्सा है वो नज़र आ रहा है, और बाद में शायद यही एरिया जो है जहाँ से इसराइली इनखला करेंगे तो ये मुसलमान मुल्कों की जो फ़ौज बनाई जाएगी, जो कंट्रोल फ़ौज है, वो शायद इस इलाके में आएगी और एक दोनों मुल्कों के बीच में एक एरिया बन जाएगा, एक जोन बन जाएगा जहाँ पे कोई ऐसी फ़ौज खड़ी कर दी जाएगी मुसलमान मुल्कों की जिसकी वजह से आइंदा इसराइल को भी प्रॉब्लम ना हो और गज़ा के लोग भी महफूज रहें। ये कोई इस किस्म का फार्मूला है। देखना ये है कि इसके ऊपर लोग मानते नहीं मानते, लेकिन हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद नईम कासिम साहब का एक पैगाम आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कहते हैं कि स्पेन को देखो, और इन्होंने अरब ममालिक को मुखातिब किया। इन्होंने कहा स्पेन को देखो, काश तुम भी उन जैसे होते, लेकिन मैं तुमसे उनसे कम ही मांगता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुज़ाहमत पर दबाव मत डालो। अगर तुम मुज़ाहमत की हिमायत नहीं कर सकते, फ़लस्तीनी कौम का साथ नहीं देते और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, तो कम अज़ कम मुज़ाहमत करने वालों पर दबाव मत डालो। ऐसा मत करो, ऐसा कुछ मत करो जिससे इसराइल को फ़ायदा हो। अब स्पेन की उन्होंने मिसाल दी, तो स्पेन और इटली के अंदर नाज़रीन तारीख़ी किस्म के जलूस हुए। कोई 2.5 लाख लोग इटली के अंदर निकले, बहुत बड़ी तादाद में। वो 3 लाख लोग एक जगह पे स्पेन में बार्सिलोना में निकले, और मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो इन ममालिक के अंदर निकलकर सामने आए जिन्होंने गज़ा के हक़ के अंदर एहतजाज किया। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मुसलमान मुल्कों के अंदर इस लेवल का एहतजाज बदकिस्मती से अभी तक हमने नहीं देखा। अब नाज़रीन, एक अजीबोगरीब बात मैं आपको गज़ा के हवाले से बताता हूँ, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने बाद में रखूँगा। हमें ये लगता है ना गज़ा पूरा तबाह हो गया, गज़ा का बेड़ा गर्क हो गया, वहाँ कुछ नहीं बचा। हमें ये लगता है गज़ा का एक हिस्सा ऐसा है, ये मैं आपको नक्शे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जहाँ पे हमले नहीं हो रहे। एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे एक मखसूस ग्रुप है जिसको सपोर्ट की जा रही है,
और इस ग्रुप के बारे में अब बैनुल-अक़वामी मीडिया में कुछ चीज़ें सामने आई हैं। ये ग्रुप कौन है, ये गज़ा में इनको कैसे सपोर्ट मिल रही है, इसराइल और अमेरिकन कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, और ये बाकायदा वहाँ के रहने वाले लोग हैं और इनकी अपनी एक मलेशिया है। इनको वहाँ पे सपोर्ट देने का मकसद क्या है, कल इनसे क्या काम लिया जाएगा, इसके ऊपर बाकायदा एक रिपोर्ट मौजूद है अभी, क्योंकि वक्त कम है इस वीलॉग में। जो समूद फ्लोटिला के ऊपर जो लोग गए थे इमदादी जहाज़ लेकर, कश्तियाँ लेकर और गज़ा का घेरा तोड़ने के लिए गए थे, इसराइली घेरा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उनमें से बहुत सारे लोग रिहा होकर वापस पहुंच गए हैं यूरोपीय ममालिक में, लेकिन सेनेटर मुश्ताक हमारे अभी तक नहीं पहुंचे। उनके बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं और अनकन्फर्म्ड इतलात हैं। कुछ ये कह रही हैं उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और वो अभी तक वापस आने वालों के अंदर शामिल नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान पर तमाम पाकिस्तानी बार बार ये दबाव डाल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि सेनेटर मुश्ताक के बारे में वेकअप हो और उनके बारे में पता करवाएं और उनकी बाजियाबी यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने और ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है इमीडिएट रिलीज़ के जो डॉक्यूमेंट उन्हें दिए गए थे इसराइल की जानिब से। वो कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं कि मैंने गलत किया और मैं आइंदा नहीं करूँगा, और इस किस्म के कोई डॉक्यूमेंट हैं। ये हमेशा ये करती हैं कागजी कार्रवाइयाँ फोर्सेस। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने शायद उन पे दस्तखत करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो ये अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। इसकी जो कंफर्म इतलात हैं वो हम गैदर कर लेंगे, अगले वीलॉग में आप तक पहुँचाएँगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।